गुड आफ्टरनून बच्चों। और बच्चों कैसी चल रही है थर्मो? कैसी लग रही है? सही सही बताना टिल नाउ। नहीं, ऐसे ही नहीं कि मेरे को खुश करने के लिए नहीं बोलना कुछ भी कि आसान है या इंटरेस्टिंग है। जो भी आपको जेन्युइनली लगा है अभी तक मुझे बताओ। चलो, बट डू यू रियलाइज कि एक फिक्स्ड पैटर्न है जो बार बार फॉलो करना है? ओके, चलो ये डिस्कस करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, इसमें बताओ एफ पार्ट। अच्छा, क्या बोला था मैंने? जी और एच था, ठीक है। जी पार्ट। एक मिनट, मुझे बताना फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया? इसमें थोड़ा सा साइक्लिक प्रोसेस वाला यूज हो रहा होगा कंसेप्ट, है ना? फर्स्ट में भी सेकंड में भी, या इनडायरेक्टली कह लो कि मतलब ऐसा नहीं है कि ए सी बी से ए डी यू हमें दिख रहा है कि डेल्टा यू सेम है ना? यही यूज किया है ना? ठीक है। चलो 12th अभी के लिए छोड़ दो, मतलब वैसे हो सकता है बट कोई बात नहीं अगर नहीं हुआ अभी। और 7th का बच्चों आंसर आ रहा है एग्जैक्ट? आ रहा है। एच पार्ट बच्चों। आ, बच्चों अगर कई क्वेश्चंस में, हाँ जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये आज हम अभी लिख लेंगे नोट्स में। इसका मतलब होता है बेसिकली कि आपको बताना है कि मतलब कैलोरी अपॉन जूल की वैल्यू, मतलब जो कि क्वेश्चन में नॉर्मली, वैसे तो हमें पता है 4.2 होती है, बट अगर क्वेश्चन के हिसाब से निकालनी हो कैलोरी अपॉन जूल, तो वो क्या बनता है? ठीक है। और बच्चों व्हाट अबाउट सिक्स्थ क्वेश्चन? सिक्स्थ क्वेश्चन हुआ बच्चों?
Sixth is extremely important question. क्या लॉजिक लगाया इसमें? कैसे सॉल्व किया बच्चों? चलो मैं एक बार मैं नोट्स में डिस्कस कर रहा हूँ ये। और बताओ। बाकी डन? एक्सरसाइज 1 बच्चों। देखो 6 के बाद जो 7th क्वेश्चन है उसमें भी आपको यही करना है कि जब आप ए से बी तक जाओगे, ठीक है, तो जो डेल्टा यू हुआ, ठीक है, आप निकाल लोगे। अब जब आप बी से ए वापस आ जाओगे तो वो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट डेल्टा यू हो जाएगा ना। मतलब जब आप पहले ऐसे गए, आपने इसका डेल्टा यू निकाल लिया। अब जब आप ऐसे जा रहे हो जो ये गिवन है क्वेश्चन में, तो इसका डेल्टा यू आपको पता है क्या होगा? वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ जो यहां वाला है। बस ये यूज करना है, या इनडायरेक्टली ये कह लो कि पूरा प्रोसेस पाथ अगर कंप्लीट हो गया तो उसका डेल्टा यू 0 हो गया। फिफ्टींथ में भी यही चीज यूज हो रही है। आगे बच्चों। बच्चों एक मिनट, एक ऐसा करते हैं, ये ना थर्मो में थोड़ा सा इशू रहता है कि इसकी ना क्लियर कट डिमार्केशन ही नहीं होती। हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, वो अपने आप हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। दो चीजें बच्चों, एक तो हम लिखते हैं, एक तो था कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है,
ठीक है, दिस इज नथिंग बट कैलोरी अपॉन जूल। ठीक है, एक बच्चों हम आगे बात करते हैं मिक्सचर्स की। हमने ऑलमोस्ट ऐसी चीज अब अभी हीट में भी पढ़ी थी। लेट्स से हमने ऐसे बच्चों दो गैसेस को मिक्स किया, N1 N2, मतलब एक मिक्सचर है, जिसमें दो तरीके की गैसेस हैं। मान लो एक वाइट है, एक ब्लू है। ब्लू के N2 मोल्स हैं और उसकी स्पेसिफिक हीट मान लो CV2 है। ऐसे ही वाइट के N1 मोल्स हैं और उसकी स्पेसिफिक हीट लेट्स से CV1 है, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो भी है CP और गामा भी आ गए। तो हमें वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग वेरियस क्वांटिटीज फॉर द मिक्सचर, राइट। मतलब लॉजिक क्या होता है, जैसे चलो अगर मैं आपको कहूं कि मिक्सचर का मोलर मास निकालो, वो आप कैसे निकालते हो? क्या लॉजिक है? हम ये कह रहे हैं ना कि ठीक है, कि बेसिकली मोलर मास का क्या मतलब है कि इस मिक्सचर में पर मोल क्या मास है, करेक्ट। तो पर मोल अगर मास निकालना हो, वो आप कैसे निकाल सकते हो? टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो टोटल मास कितना हो गया? N1 M1 प्लस N2 M2 ओवर N1 प्लस N2, करेक्ट। यही करते हैं बच्चों। बोलो भाई। बट हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कि एक फॉर्मूला है और हर जगह हम इसी को यूज कर लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, हमने ऐसे नहीं सोचना। बेसिकली हम तो जो भी क्वांटिटी निकालेंगे उसका लॉजिक सोचना है हमें कि भाई वो कैसे बनेगी। जैसे ये मोलर मास चलो ऐसे बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ, अब जैसे मान लो मुझे इस मिक्सचर का सीवी निकालना हो, ठीक है। अब मैं इसका क्या लॉजिक लगाऊंगा? भाई इस मिक्सचर का यू क्या है? N1 CV1T प्लस N2 CV2T, करेक्ट। एंड आई कुड हैव ऑल्सो रिटर्न इट एज कि भाई इस मिक्सचर के लिए मैं कह दूं कि टोटल N1 प्लस N2 CV मिक्सचर इंटू टी, क्योंकि भाई टेम्परेचर तो सेम ही है सबका, राइट। तो यहां से मेरे पास आ गया CV मिक्सचर कि N1 CV1 प्लस N2 CV2, और आप देख सकते हो कि ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला बन गया। बट हमें लॉजिक समझ आ गया कि हमने कैसे निकाला है, यूजिंग कि भाई इंटरनल एनर्जी को यूज करके। अब हाउ विल यू फाइंड CP मिक्सचर?
बोलो भाई, सीपी मिक्सचर कैसे निकाला जा सकता है? हाँ बच्चों, सीपी मिक्सचर का कोई सीधा लॉजिक नहीं बन रहा ना। मतलब आप ऐसे नहीं सोच सकते ना कि पूरी क्वांटिटी, पूरे मिक्सचर के लिए कोई एक ऐसी क्वांटिटी लिख दें जिसके लिए हम जिसको जिसके अंदर हम सीपी इन्वॉल्व कर लें, इजंट इट? बट हमें ये तो पता है कि भाई सीपी माइनस सीवी तो आर ही होता है, तो मैं ये सीधा लिख सकता था। ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आइडियल गैस ही है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि बाई चांस दिस इज इक्वल टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 over N1 plus N2, isn't it? देखो बच्चों, आदित्य गर्ग, तुमने चैट पे आजकल लिखना क्यों बंद कर दिया? आदित्य, वेयर आर यू? है आज क्लास में आदित्य गर्ग कि नहीं? आदित्य, कहाँ हो तुम? क्या गेम खेलनी शुरू कर दी है? तुमने? तो फिर आजकल रिप्लाई इतना लेट क्यों आ रहे हैं? हाँ जी, तो मैं क्या समझा रहा था बच्चों कि सीपी मिक्सचर निकालने का लॉजिक क्या है? लॉजिक पहले वाला है, राइट? तो ऑल्दो दूसरा रिजल्ट आ जाता है, बट उसका लॉजिक कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे हम सीवी मिक्सचर का लॉजिक बना सकते थे कि हाँ जी यू से किया है हमने। सीपी मिक्सचर का जो ये वाला रिजल्ट है, दिस इज जस्ट बाय चांस, इसका लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप ये सोच सकते थे यहां तक कि फिर
मतलब फर्क क्या पड़ता है, आ तो गया ही फाइनली। फर्क पड़ता है अगले पे, जब आप गामा मिक्सचर निकालते हो। देखो, गामा मिक्सचर निकालने की टेक्निक क्या होनी चाहिए? हाँ बच्चों, यस। तो गामा मिक्सचर निकालने की टेक्निक या जो उसका लॉजिक होगा, दैट विल बी जस्ट टू फाइंड सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर। एंड बच्चों आप देख सकते हो कि दिस विल नॉट बी इक्वल टू n1 गामा 1 प्लस n2 गामा 2 और n1 प्लस n2। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? देखो, तो इसलिए ये वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब अगर मिक्सचर के लिए आप कोई प्रॉपर्टी निकाल रहे हो, तो हम ये रट्टा नहीं लगा सकते कि भाई सीधा वो n1 n2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हमें उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि अगर आप मिक्सचर के लिए कोई क्वांटिटी निकाल रहे हो तो वो कैसे निकल रही है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई? तो इसलिए ये गामा मिक्सचर वाला एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है सारे एग्जामिनर्स का, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि हाँ जी, क्योंकि इसमें यू आर टेम्पटेड टू अप्लाई दिस रिजल्ट n1 n2 वाला। तो प्लीज रिमेंबर, यू कैन नॉट अप्लाई दिस डायरेक्टली। आपको सीवी मिक्सचर निकाल के फिर उसमें प्लस आर करके उसी से निकलेगा। क्लियर टू ऑल? ओके, मैंने यही दो चीजें बोली थी ना अभी नोट्स में लिखने वाली। करण, मैं समझा नहीं क्या मतलब है। तो अगर आपको मतलब मिक्सचर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालनी है तो भी आप सीधा मतलब उसका लॉजिक क्या बनेगा कि पहले आप इंटरनल एनर्जी निकालोगे, मतलब सीवी निकालोगे। सीवी से आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में कमेंट कर सकते हो, राइट? मतलब देयर इज अगेन नो लॉजिक टू से कि आप सीधा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे n1 n2 वाला फॉर्मूला लगा दो। ऑलराइट, मतलब आपको बच्चों ऐसे सोचना है कि आप कौन सी क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि जब आप दो क्वांटिटीज को मिक्स कर रहे हो तो कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो ऐड हो सकती हैं। तो यस, मास ऐड हो जाएगा दोनों गैसेस का। यस, दोनों गैसेस की इंटरनल एनर्जी ऐड हो जाएगी। बट चलो ऐसे ही एग्जांपल के लिए, क्या दोनों गैसेस का टेम्परेचर ऐड हो जाएगा? नो, ऑफ कोर्स नो, राइट? हम ये नहीं कहते कि हाँ जी
कि दोनों का टेम्परेचर ऐड हो गया। क्या दोनों की डेंसिटी ऐड हो जाएगी? नो, राइट? सो यू नीड टू बी क्लियर कि कौन-सी क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर रहे हो। ओके, तो नेक्स्ट टाइम बच्चों जैसे हमने देखा था कि लास्ट टाइम की अलग-अलग टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, तो उन प्रोसेसेस को बच्चों हम ग्राफिकली शो कर देते हैं यूजिंग इंडिकेटर डायग्राम्स। तो इंडिकेटर डायग्राम क्या है? कुछ नहीं, वेरी सिंपल कि आप किसी भी टाइप ऑफ प्रोसेस को ऑन पीवी हो गया या वीटी हो गया या पीटी हो गया, ऐसे अलग-अलग ग्राफ्स में शो कर पाओ। ठीक है जी? तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो हम जैसे हम बनाते हैं, जैसे बच्चों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आइसोबारिक प्रोसेस, तो आइसोबारिक प्रोसेस फर्स्ट ग्राफ में किस तरीके का होगा? ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? हम देख सकते हैं कि जो तीसरा ग्राफ है, उसमें भी इट विल बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना? वीटी में ये किस तरीके से होगा बच्चों? बताओ बच्चों, वीटी में क्या होगा? सिद्धार्थ क्या लिखा है? स्ट्रेट लाइन विद स्लोप वी बाई टी। हाइपर बोला वरुण, क्या कर रहे हो भाई? सब भूल गए क्या ग्राफ्स वगैरह? कईयों ने और एक्स्ट्रा दिमाग लगा के स्लोप वन निकाल दिया। कैसे आया भाई स्लोप वन, बताओ मुझे। सिद्धार्थ शाबाश, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या हो गया भाई? कुछ खाया नहीं क्या सुबह? अच्छा तुमने, सबने? बस पी कांस्टेंट है, तो ये क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन विद स्लोप एन आर बाय पी। ये स्लोप वन कहाँ से आई थी मुझे बताओ? एंड सिद्धार्थ तुम भी समझाओ मुझे, हाइपरबोला कैसे बना था?
ओके, तो ये केस हुआ आइसोबारिक के लिए, राइट? ऐसे ही मुझे फटाफट आइसोकोरिक के लिए बताओ क्या होगा? आइसोकोरिक में है ना वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ऐसे पीवी में इसके करस्पॉन्डिंग there will be a vertical line volume constant and PT में again an inclined line with slope 1 है ना? है ना बच्चों, स्लोप 1? ओके, थर्ड आइसोथर्मल बच्चों। तो बच्चों इन दोनों में तो वर्टिकल लाइंस होंगी, बट बच्चों आप एक बात ये समझ रहे हो कि मतलब अगर एक केस में लाइन ऊपर को होगी, मतलब अगर हम एरो से डायरेक्शन भी शो कर दें तो दूसरे में डायरेक्शन नीचे को होगी, है ना? क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा या उल्टा। तो यहाँ पे एरोस का भी ध्यान रखना होता है। और आइसोथर्मल में कैसा आ जाएगा बच्चों? अब यहाँ पे ऐसे आएगा हाइपरबोला, पीवी कांस्टेंट। किसी को आइसोथर्मल वाले फर्स्ट ग्राफ में कोई कंफ्यूजन? मेडिकल स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हो रही है कि यहाँ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? हम्म। अच्छा, यहाँ पे स्लोप बताओ मुझे क्या होगी ग्राफ की? स्लोप क्या होगी? ये डीपी बाय डीवी बन गया, है ना? तो क्या बनेगी ये?
यूजिंग पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये स्लोप क्या बनेगी बच्चों? कैन यू सी कि ये स्लोप माइनस पी बाय वी आएगी? कैसे निकाला है ये? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है ना? इसको डिफरेंशिएट कर दो वी के रिस्पेक्ट में, तो राइट हैंड साइड तो जीरो बन गई। तो यहां से आपके पास dp बाई डी की वैल्यू माइनस पी बाय वी आ जाएगी। इसमें बच्चों कोई डाउट? ओके, फोर्थ है बच्चों एडियाबैटिक। ये बच्चों याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक की स्लोप क्या बनेगी बच्चों? तो यहां से देखो dp बाई डी क्या बन गया? बताओ बच्चों। ये आ गया सबका? बिल्कुल वैसे ही डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो विद रिस्पेक्ट टू वी, तो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। एनी डाउट बच्चों?
ओके। तो बच्चों यहाँ पे हम सिर्फ पीवी ग्राफ बना लेते हैं एंड ये ग्राफ भी ऐसे हाइपरबोलिक सी शेप में ही होगा। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम पीवी ग्राफ पे चारों प्रोसेसेस शो करते हैं और देखते हैं कि अब हम क्या-क्या इन्फो निकाल सकते हैं। तो लेट्स से अगर तो आइसोबारिक है तो ऑफ कोर्स वो ऐसा हो गया। अगर वो आइसोकोरिक है तो वो ऐसा हो गया। एरो नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि प्रेशर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अगर वो बच्चों 1 मिनट, इसको थोड़ा-सा बीच से में बनाते हैं। ये बन गया आइसोथर्मल। और बट जो एडियाबैटिक कैसा बनेगा, ये बताओ मुझे? मतलब है तो वो हाइपरबोलिक ही ऑफ कोर्स। मतलब क्या आप एडियाबैटिक और आइसोथर्मल की स्लोप्स को देखकर कुछ बता सकते हो मुझे कि मैं यहाँ पे कैसा बनाऊँ एडियाबैटिक ग्राफ? तो बच्चों वो कुछ ऐसा होगा एडियाबैटिक। राइट? क्यों बच्चों? तो बच्चों ये अभी हम जो लिखने लगे हैं, दीज़ आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आना सबसे ज़्यादा प्रोबेबल होता है। हम ये देख सकते हैं कि
स्लोप ऑफ एडियाबैटिक लाइन को बच्चों एडियाबैट भी कहते हैं, is minus gamma p by v, and slope of आइसोथर्मल वाली लाइन को आइसोथर्म भी कहते हैं, दैट इज माइनस p by v। अब क्योंकि गामा जो है वो हमेशा 1 से बड़ा है, व्हाट वी कैन से इज कि एडियाबैट is always steeper than isotherm, very important। एंड बच्चों हमने इसको ऐसे नहीं याद रखना, वी आर टेम्पटेड टू रिमेंबर दिस एज कि कि जैसे बच्चों जो ग्राफ का नीचे वाला पोर्शन है, मतलब जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर, उसको देख के हम ये टेम्प्ट हो जाते हैं कि ऐसे याद रखने के लिए कि भाई एडियाबैट जो है वो आइसोथर्म के नीचे है। उसमें गड़बड़ समझ रहे हो बच्चों क्या है? वो हमेशा नीचे नहीं है, जहां वो सारे पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर देखो, वहां तो ऊपर है वो, है ना? तो आपने ऐसे नहीं याद रखना कि कौन सी लाइन नीचे है कौन सी ऊपर है, आपने ऐसे याद रखना है कि कौन सी लाइन स्टीपर है। ये बात बच्चों समझ आती है? हर्ष दोबारा सोचो आपने जो पूछा है, मतलब कुछ सेंस नहीं बन रही उसकी। ओके, सेकंड पॉइंट बच्चों, जो वर्क डन होता है सिंस इट इज इंटीग्रल पी डीवी, तो ग्राफ से क्या हो गया? एरिया अंडर पीवी ग्राफ, करेक्ट। तो मतलब अगर आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तो यही बन गया कि अगर आपको पीवी ग्राफ गिवन है और आपको उसका वर्क डन निकालना है, तो आप सीधा सीधा पीवी ग्राफ के अंडर वाला एरिया निकाल सकते हो। दिस इज बच्चों वेरी मच सिमिलर टू कि अगर आपको एफ एक्स ग्राफ दिया और आपको कहा जाए कि आप उसका एरिया निकाल दो, वर्क डन निकाल लो, इजंट इट? अब बच्चों यहां से ऊपर वाले ग्राफ से हमें एक और बात भी समझ आती है। देखो, जैसे अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम V1 मान लूं, एंड हम मान लेते हैं कि ये कोई भी एक पॉइंट है V2, जब गैस का वॉल्यूम V2 हो गया, है ना? तो क्या आप डिफरेंट प्रोसेसेस में वर्क डन कंपेयर कर सकते हो बच्चों?
किसका एरिया सबसे ज्यादा आ रहा है? बच्चों मान लो गैस V1 से V2 तक एक्सपैंड कर रही है, राइट, अलग अलग प्रोसेसेस से, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो किस केस में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा? तो बच्चों ऑब्वियसली आइसोबारिक में एरिया सबसे ज्यादा है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि जब एक्सपेंशन होगी वर्क डन बाय या वर्क डन इन isobaric will be greater than work done in isothermal, which will be greater than work done in adiabatic। सोचो बच्चों इसको। एनी डाउट इन दिस? अच्छा, अब बच्चों मुझे सोच के बताओ, ये मैंने जान के यहाँ एक्सपेंशन वर्ड एक्सप्लिसिटली लिखा है। अगर कंप्रेशन हो रही होती फिर क्या होता? मतलब V1 से सोचो, मतलब आप V2 जा रहे हो, V2 पीछे है V1 के। अब सोचो क्या होगा? मुझे ध्यान से आंसर देना कि अब क्या बनना चाहिए। गलती मत कर देना यानी कोई स्टूपिड सी। अच्छा ध्यान से सोचो यार, ऐसे नहीं मजा आ रहा।
बच्चों प्लीज आना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ग्राफ से आपको एक इन्फॉर्मेशन ही तो लिखनी है, कौन सा कोई अलग से फिजिक्स लगानी है। ध्यान से सोचो, होना चाहिए ये बिल्कुल। कैसे आंसर दोगे सोचो। साइन के साथ सोचो। मतलब दोनों केसेस में मुझे बताओ, साइन लेंगे तो क्या होगा, साइन नहीं लेंगे तो क्या होगा। भाई अगर तो आप साइन लोगे, फिर तो ऊपर वाला ही आ जाएगा। मतलब क्योंकि आइसोबारिक का सबसे कम नेगेटिव होगा, फिर आइसोथर्मल का होगा, फिर एडियाबैटिक का होगा। बट अगर हम विदाउट साइन लेंगे, मॉड ले लें हम, तो उल्टा हो जाएगा। देखो ध्यान से। देखो बच्चों, डज दिस मेक सेंस।
We are now comparing from V1 to some point which is to the left of V1. मतलब बच्चों मान लो आपका पॉइंट अब कुछ ऐसे होता, तो ऐसे होता ना। हम V1 से, मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंप्रेशन कर रहे हैं हम, मतलब हम V1 से वॉल्यूम को कम कर रहे हैं। तो बच्चों बात समझ आ रही है कि अगर तो आप सिर्फ एरिया लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे, तब तो एडियाबैट का ज्यादा है, बट ये आंसर नेगेटिव होगा ओवरऑल। मतलब एडियाबैटिक का एरिया नेगेटिव में ज्यादा आएगा, फिर आइसोथर्मल का आएगा, फिर आइसोबारिक का आएगा। सोचो बच्चों। ये लग नहीं रहा क्लियर हुआ। क्लियर बच्चों बिल्कुल। ओके, अच्छा। अब बच्चों ये बताओ, जैसे हम वर्क वाले चैप्टर में बात करते होते थे, याद है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जहां पे हम ये बात करते थे कि वर्क डन भाई पाथ डिपेंडेंट है कि नहीं है। मुझे इस केस में बताओ बच्चों, गैस के केस में हम क्या कह सकते हैं कि वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है या पाथ इंडिपेंडेंट है? भाई ये तो बड़ा ऑब्वियस था, द वेरी फैक्ट कि अलग अलग प्रोसेसेस के लिए वर्क डन अलग अलग आ रहा है ना, इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, इजंट इट? या जैसे मैं वहां पे कहता होता था आपको कि भाई इंटीग्रल पी एफ डी एक्स आप इवेल्युएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ऐसे ही यहाँ पे आप इंटीग्रल पी डीवी तभी इवेल्युएट कर पाते हो ना जब आपको पी और वी में रिलेशन पता हो। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये पता चल गया कि जो वर्क डन है दैट इज पाथ डिपेंडेंट, राइट? तो मतलब वो आप इस बात को ग्राफ से भी समझ सकते हो कि भाई कि अगर आप किसी पॉइंट 1 से 2 तक जा रहे हो तो ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पाथ से जा रहे हो, आपका एरिया अलग अलग आ रहा है, करेक्ट? तो विच मीन्स वर्क डन अलग अलग ही आएगा।
राइट। बच्चों व्हाट अबाउट डेल्टा यू? डेल्टा यू पाथ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो डेल्टा यू इज ऑफ कोर्स पाथ इंडिपेंडेंट। उसका ऊपर वाले ग्राफ से कोई लिंक नहीं है, मतलब बट हमें ये पता है कि भाई वो तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ना? उसको इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपने वो टेम्परेचर चेंज कैसे किया, इजंट इट? तो मतलब हम ये देख सकते हैं कि ऊपर वाले केस में कि भाई 1 से 2 डेल्टा यू तो सेम होगा, बट डेल्टा डब्ल्यू डिफरेंट होगा, राइट? बच्चों सिमिलरली व्हाट कैन यू से अबाउट डेल्टा क्यू? भाई डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो अब डेल्टा डब्ल्यू तो पाथ डिपेंडेंट है, तो इसलिए इसको भी पाथ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, राइट? बच्चों अभी तक कोई डाउट? ओके बच्चों, इसके बाद हम आते हैं इसी की ही अगली एक्सटेंशन पे, जिसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो एज द नेम सजेस्ट्स, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कोई भी ऐसा प्रोसेस जो पूरा साइकिल कंप्लीट कर ले, मतलब जहां से स्टार्ट किया है वहीं वापस पहुंचे। तो बच्चों यहाँ पे एरोस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो जैसे आप देखो, मतलब फिगर कोई जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ही हो, फिगर कुछ भी हो, पॉइंट इज की मतलब कुछ भी बना दो वो तो, कि जहां से स्टार्ट किया है वहीं वापस, राइट? ये आना, ये जरूरी है। तो अब बच्चों देखो साइक्लिक प्रोसेस की क्या क्या खासियत हो गई। सबसे पहले तो अगर हम साइक्लिक प्रोसेस के लिए बच्चों देखो, सी ये तो आप समझ ही गए हो, चैप्टर में हम यही तीन क्वांटिटीज की तो बात करते हैं, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू। सबसे पहले तो बच्चों बताओ साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होगा?
ऑफ कोर्स 0, राइट? क्योंकि जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वापस वहीं आ गए, तो टेम्परेचर वही रहा। नेक्स्ट बच्चों, वर्क डन कैसे निकाल सकते होंगे हम साइक्लिक प्रोसेस का? ये समझ आता है बच्चों कि दैट विल बी एरिया enclosed बाय फिगर। भाई अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो वो साइक्लिक प्रोसेस हमेशा कोई ना कोई क्लोज्ड फिगर ही होगा, तो वो क्लोज्ड फिगर का जो भी एरिया होगा वो वर्क डन होगा। सोचो क्यों? इसको ऐसे सोच सकते हो ना आप, जो जो फर्स्ट फिगर है उसमें देखो कि 2 से 3 का जब हम वर्क डन निकालेंगे तो जो एरिया आएगा वो पूरा नीचे तक आ जाएगा। फिर जब आप 4 से 1 का निकालोगे तो वो जो बिल्कुल नीचे वाला है वो माइनस हो जाएगा, तो इफेक्टिवली तो सिर्फ बीच वाला बचेगा बच्चों। ये बात समझ आती है? बच्चों एनी डाउट इन दिस? मतलब ऑफ कोर्स आप इंडिविजुअली हर स्टेप का निकाल सकते हो, 1 से 2 का निकाल लो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ऑफ कोर्स वो तो आप कर ही सकते हो, बट इट विल टर्न आउट टू बी द एरिया enclosed बाय फिगर। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि बच्चों किस केस में पॉजिटिव होगा और किस केस में नेगेटिव होगा? एकदम फिगर देख के समझ आ जाएगा। बच्चों किस केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा, किस केस में नेगेटिव आएगा? मतलब बच्चों ऐसे कह सकते हैं हम, देखो बच्चों साइक्लिक प्रोसेस को हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब आपका साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन, जो मतलब टोटल वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, और दूसरे केस में एंटी क्लॉकवाइज के लिए वो नेगेटिव होगा। सोचो ध्यान से, मतलब मैं पूरे साइकिल का बता रहा हूँ। है ना?
और तीसरी क्वांटिटी बच्चों डेल्टा क्यू। तो व्हाट कैन वी से अबाउट डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू की ये खासियत हो गई कि it will be equal to delta U. Sorry, delta W. राइट? तो साइक्लिक प्रोसेस की बच्चों एक ये खासियत हो गई कि उस केस में डेल्टा Q और डेल्टा W सेम होंगे। और उसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली कि डेल्टा U 0 हो गया। इसमें बच्चों कोई भी डाउट? ओके। अब बच्चों नेक्स्ट बात समझते हैं बहुत ध्यान से। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। देखो बच्चों, अगर हम लेट्स से मैं एक बच्चों ऐसी कोई भी एक साइक्लिक प्रोसेस लेता हूं, ठीक है? नॉट नेसेसरली कोई मतलब रेक्टेंगुलर वाला कोई कंपल्सरी नहीं है, मैंने वैसे ही ले लिया। अ, बच्चों हम इसको 1 मिनट के लिए स्टेप्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है? अ, बच्चों 1 से 2 व्हाट कैन वी से अबाउट वर्क डन? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा। आइसोकोरिक है, 0 ही होगा। व्हाट कैन वी से अबाउट डेल्टा यू? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। ये पॉजिटिव आएगा। क्यों बच्चों? भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा हुआ मतलब, है ना? तो इसका मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव है। एनी डाउट ऑन दिस? तो इसका मतलब जो डेल्टा क्यू है वो भी पॉजिटिव है। तो जो डेल्टा क्यू पॉजिटिव की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है?
जैसे डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव का मतलब होता है गैस ने वर्क किया, डेल्टा क्यू पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? कि हीट इज गिवन टू गैस। ठीक है, बिल्कुल जो हीट वाले चैप्टर में था, कि जब हीट वाले चैप्टर में हम डेल्टा क्यू निकालते थे तो क्या मतलब होता था कि डेल्टा क्यू पॉजिटिव मतलब हमने किसी बॉडी को हीट दी है ना? ओके, लाइकवाइज बच्चों मुझे बताओ 2 से 3 क्या कह सकते हैं हम डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू, डेल्टा क्यू के बारे में? 2 से 3 डेल्टा डब्ल्यू क्या है बच्चों? क्लियरली वी बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है। डेल्टा यू वो भी पॉजिटिव है। क्यों? प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना? एंड अगर ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ गया। 3 से 4 बच्चों बताओ मुझे डेल्टा डब्ल्यू क्या हुआ? जीरो ही हो गया। डेल्टा यू नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा क्यू भी नेगेटिव हो गया, है ना? और अब ऐसे ही 4 से 1 बच्चों कंप्रेशन हो रही है तो डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव। बेसिकली तो ये 2 से 3 का उल्टा ही है। ठीक है बच्चों, तो मतलब बच्चों हम निकाल सकते हैं राइट इंडिविजुअल सेगमेंट्स के लिए कि भाई कहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, राइट एंड सो ऑन, मतलब कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है एंड सो ऑन। अब बच्चों वी आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन हीट राइट नाउ, डेल्टा क्यू। तो ये साइंस को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा होगा। अब फिगर को ध्यान से देखो मैं क्या शो कर रहा हूं कि 1 से 2 में गैस को हीट एनर्जी मिली, 2 से 3 में भी गैस को हीट एनर्जी मिली, 3 से 4 में उसने हीट एनर्जी को लूज किया एंड 4 से 1 में भी उसने हीट एनर्जी को लूज किया। बच्चों इसमें कोई डाउट? हाँ बच्चों, तो मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि जब कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगा तो साइक्लिक प्रोसेस में कुछ पार्ट्स में ऐसा होगा कि गैस हीट एब्जॉर्ब कर रही है एंड कुछ पार्ट में ऐसा होगा
कि गैस जो है वो हीट रिलीज कर रही है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? कि इन साइक्लिक प्रोसेस in some parts heat will be absorbed and डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे अदर पार्ट्स होंगे जहां पे हीट जो है वो रिलीज हो रही होगी। ठीक है जी। तो बस बच्चों 2 मिनट्स मोर, कि कुछ पार्ट्स में हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, कुछ पार्ट में हीट्स रिजेक्ट हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों मैं इसको जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी 1 मिनट के लिए मैं इसको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रहा हूं। लेट अस से यहाँ पे हमने 20 हीट दी गैस को, यहाँ 10 दी, यहाँ पे 5 निकल रही है, यहाँ पे लेट से 7 निकल रही है। ठीक है, मतलब प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज। बच्चों अब देखो, अब बात को बहुत ध्यान से समझना। बेसिकली हुआ क्या है कि एक स्टेप पे 20 हीट दी हमने, एक पे 10 दी, एक पे गैस ने 5 रिलीज कर दी, एक पे गैस ने 7 रिलीज कर दी। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द नेट हीट गिवन टू द गैस, तो आप क्या आंसर करोगे? नेट हीट। भाई नेट तो 18 है बच्चों, इसमें कोई डाउट? 30 माइनस 12 है ना। राइट, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस ने नेट कितनी हीट एब्जॉर्ब की, वो तो 18 है ना, सॉरी हाँ 18 है। एनी डाउट इन दिस? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आपने कितनी हीट दी थी, आपकी कितनी हीट यूज हुई, तो उसका आंसर क्या होगा? वो 30 है ना। तो हमने इन दो में डिफरेंस समझना है कि 30 कौन सी क्वांटिटी है और 18 कौन सी क्वांटिटी है। 18 तो जो क्वांटिटी है वो है नेट हीट जो गैस ने एब्जॉर्ब की। ठीक है, वो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट्स में उसने एब्जॉर्ब की थी, कुछ में उसने रिजेक्ट की थी, तो ये है नेट। राइट, और 30 क्या क्वांटिटी है? जितनी हीट आपने दी थी गैस को। भाई आपने गैस को 30 हीट दी थी, जिसमें से गैस ने 12 हीट लूज कर दी, तो आपकी तो 30 हीट यूज हुई ना, और गैस ने लेकिन 18 ही रखी। तो बच्चों जो तो ये नेट हीट है 18, वो तो इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू है। ठीक है, मतलब गैस ने जो वर्क किया वो कितना किया है? 18। लेकिन आपको हीट देनी कितनी पड़ी है? वो है 30।
क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो हम इसके बेसिस पर बच्चों एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। तो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज डेल्टा डब्ल्यू कि गैस ने कितना वर्क किया अपॉन डेल्टा क्यू इन। याद करो बच्चों, हम एफिशिएंसी हमेशा ऐसे कहते हैं ना, आउटपुट ओवर इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है? नेट वर्क डन जो आपको मिला। और इनपुट क्या है? कितनी आपको हीट एनर्जी देनी पड़ी। ठीक है। तो एक कॉमन मतलब मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि हमें, क्योंकि हम ऊपर लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा क्यू, हमें ऐसा लगता है कि एफिशिएंसी 1 है। बट आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एफिशिएंसी 1 नहीं है। और उसका रीजन क्या है? कि डिनोमिनेटर में जो क्यू आ रहा है वो नेट नहीं आ रहा, वो सिर्फ वो वाला आ रहा है जो आपने दिया है। तो बच्चों इसको ना मतलब याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है? मतलब द वे आई लाइक इट इज कि लिखो डेल्टा क्यू नेट अपॉन समेशन ऑफ डेल्टा क्यू पॉजिटिव। कि डिनोमिनेटर में आपके वो आना है, वो वाले प्रोसेसेस का डेल्टा क्यू आना है जहां जहां पे डेल्टा क्यू पॉजिटिव था। ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले एग्जांपल की बात करूं तो न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों? 18। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 30। तो क्या होता है बच्चों? सी, एफिशिएंसी पूछना एक एग्जामिनर के लिए सबसे अच्छा रहता है। उसका रीजन क्या है कि न्यूमरेटर में तो आपके डेल्टा क्यू नेट है, वो तो डेल्टा डब्ल्यू है, वो तो सीधा सीधा एरिया से निकल आता है। लेकिन डिनोमिनेटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हर प्रोसेस का इंडिविजुअली डेल्टा क्यू निकालना पड़ेगा। और फिर आप सिर्फ वो वाले डेल्टा क्यूज को ऐड करोगे जो कि पॉजिटिव है। क्या ये समझ आता है बच्चों? राइट। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए तो आपको स्टेप वाइज निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। तो वील प्रैक्टिस मोर ऑफ दिस। आपका बच्चों अब जो होमवर्क है दैट इज मतलब अब आपने 0 1 3 में टिल एच पार्ट तक कर लेना। ठीक है। समझ आ गया बच्चों? चलो पक्का से करना है सबने। ठीक है, मैं छोड़ूंगा नहीं जिसने नहीं किया हुआ। चलो ओके बच्चों, बाय।